नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मॉन्क में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसका पहला एपिसोड है। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वेयर 8 शेड्यूल्स, लेकिन प्रेजेंटली देयर आर 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल्स हैं, मतलब 4 बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं। पहले 8 से 9वां, 10वां, 11वां और 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। शेड्यूल 1 में यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में है कि जो भारत है, भारत का जो टेरिटरीज है, जो इसकी बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज हैं, उनके बारे में है, उनका नाम क्या है। ठीक है, अगर कोई नया स्टेट्स बनाते हैं तो ये शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करना पड़ता है। इवन अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो भी इस शेड्यूल में अमेंडमेंट करना है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 में जो जितने भी स्टेट्स हैं और इंडिया है उसका सबका डिटेल रहता है। शेड्यूल 2 में क्या रहता है? सैलरी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, वो जिनकी वो रहती है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, इन लोगों की सैलरीज रहती है। मतलब शेड्यूल 2 में ऐसे सोच सकते हैं कि जो सैलरीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी सैलरी रहती है। याद रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री की सैलरी नहीं रहती है। जो प्रधानमंत्री की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पे चार्ज नहीं रहती है। शेड्यूल 3 में क्या होता है? ओथ इन अफर्मेशन ऑफ अथॉरिटीज़। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सीएजी हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, इनको ओथ और अफर्मेशन, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें, इस शेड्यूल में, कि कौन ओथ दिलाएगा और ओथ का फॉर्मेट क्या होगा। तो शेड्यूल 3 क्या है? इसमें शपथ का प्रारूप रहेगा कि कैसे शपथ लेंगे। 3 में और शेड्यूल 4 में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में जो सीट्स का बंटवारा होगा वो किस प्रकार का होगा। देखिए, और ये देखिए, इसमें से ना यूपीपीसीएस में जनरली एक क्वेश्चन आता है कि यूपी में 31 है जैसे, और एमपी में 11 है, गुजरात में 11 है, और राजस्थान में 10 है, और ये महाराष्ट्र में 19 है। तो इस तरह से ना वो मैच करने के लिए देता है। तो ये देख लीजिएगा। शेड्यूल 4 में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में है। तो शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल्ड एरिया जो हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। शेड्यूल 6, इसमें ना आर अभी क्वेश्चन आया था, ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो एटीएम याद रखिए, एटीएम मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो ये इनके जो ट्राइबल एरिया हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अभी देखिए, लद्दाख में बहुत सारा प्रदर्शन हो रहा है, वो शेड्यूल 6 में लाने के लिए बात कर रहे हैं कि ये जो लद्दाख का एरिया है इसको भी शेड्यूल 6 में लाया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो शेड्यूल 7 ही क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो भारत में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से होगा, कौन से पे कौन कानून बनाएगा, वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। ठीक है, तो शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों बनाएंगी। लेकिन अगर सेंट्रल ने बना दिया है तो सेंट्रल वाला कानून प्रिवेल करेगा, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में तो। ठीक है, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन है। ठीक है, 8th शेड्यूल क्या होता है? तो ये लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए देखिए, इनिशियली जो संविधान बना था तो 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन प्रेजेंटली 22 हैं। 22 कैसे हैं? तो 3 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है शेड्यूल 8 में। पहले सिंधी जोड़ी गई 67 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 92 में 71st अमेंडमेंट, और डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 2004 में 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 2003 में जुड़ी थी, लेकिन इफेक्टिव 2004 से हुआ था। शेड्यूल 9 में क्या है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। जब जमींदारी प्रथा, ये सबसे पहले इसको ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। जो जमींदारी उन्मूलन है तो उसके विरुद्ध, जैसे मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट्स है, कुछ वायलेट ना करे, तो एक शेड्यूल जुड़ा गया था, शेड्यूल 9। इसमें जो आ जाता है जो लॉ, उसका जुडिशियल रिव्यू पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है। शेड्यूल 10 में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये
ऐड किया गया था 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। उस टाइम पे क्या था, 85 तक आते आते क्या हुआ कि बहुत सारा ना फ्रेगमेंटेड, ये सिंगल मेजॉरिटी नहीं होती थी, तो बहुत सारा डिफेक्शन होता था, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में लोग जाते थे। तो उस टाइम पे राजीव गांधी सरकार ने 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाई थी। तो इस तरह से क्या होगा कि और कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी मिला था इन लोगों को, फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। तो उसके बाद में शेड्यूल 11 है, ये पंचायती राज के बारे में है, और ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 92 में आया था, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से। तो 24 अप्रैल को ही ना पंचायती राज डे भी कहते हैं। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और पंचायती राज में ना जो पंचायती राज कमेटीज हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आता है मिलान करने के लिए, बहुत बार आता है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता है 1957 में, फिर इन्होंने क्या है 3 टियर गवर्नमेंट की बात की थी, ठीक है। इसके बाद अशोक मेहता उसके 20 साल बाद 2 टियर गवर्नमेंट की बात करते थे, इनकी लेकिन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया 1977 में। उसके बाद में GVK राव हैं 85 में, फिर सिंघवी हैं 86 में, और थुंगन। तो ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं RST, ठीक है, राव, सिंघवी और थुंगन, ठीक है। तो ये आता है। पंचायती राज व्यवस्था भी क्या है, ये 3 टियर गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। सबसे नीचे विलेज पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर और जिला परिषद, ठीक है। शेड्यूल 12 में क्या है, म्यूनिसिपालिटीज हैं। ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया था, और ये फोर्स में आया था 1993 में। इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट है, इसमें कितने हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। और ये 18 सब्जेक्ट लोकल अर्बन, बेसिकली क्या है कि लोकल अर्बन बॉडीज हैं, उनका इंस्टीट्यूट कैसे होंगी और कैसे फंक्शन करेंगी, ये सब है इसमें।